जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो आप देख रहे होंगे। उसी सीरीज में आज फिर लेकर आया हूं मैं ब्रह्मांड। मैंने सोच रखा है कि जो लूसेंट में दिया है वो तो दिया ही है। बाकी और भी जो कंसेप्ट हैं या जो भी दूसरे किताबों में फैक्ट है या जो थियरी है, मैं उसको इसमें इस वीडियो में या इस सीरीज में सबको एक श्रेणीबद्ध कर दूं ताकि समझ में आ जाए, कहीं से कोई परेशानी ना हो। इसी वीडियो के माध्यम से आपको हर चीज़ मिल जाए। ऐसा है कि कुछ लुसेंट में दे रखा है तो कहीं कुछ दे रखा है, तो कहीं किरण में दे रखा है, तो कहीं एनसीईआरटी में दे रखा है, तो कहीं महेश ब्रह्मवाल की बुक में दे रखा है, तो कहीं दृष्टि में दे रखा है। वो सब दे रखा तो है, हम पढ़ते तो हैं, लेकिन अब किताबों के बोझ तले पर दबे हुए हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी की बेसिक बुक है, उसको पढ़िए। इसके बाद इस वीडियो को देखिए। मेरे को पूरा भरोसा है कि आपका जो भी जीके जीएस है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लगभग लगभग इससे आपका हो जाएगा। एग्ज़ाम में आप जाएंगे, आपको ये लगेगा कि नहीं, मैंने अपना जीके जीएस अच्छे से तैयार किया हुआ है। तो इसी सीरीज में आज फिर अगला वीडियो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड भी अब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, जीरो से टॉप तक, ए टू जेड। अब हम आपको यूपीएससी लेवल का तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन ये है कि जो भी है कि वनडे एग्जाम जितने भी हैं इनसे क्लियर नहीं होंगे। मतलब कि वनडे एग्जाम को एक कवर करेगा, पूरा का पूरा कवर करेगा। वो चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार टीचर हो, बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एनडीए भी हो। एनडीए का भी मैं क्वेश्चन उसका देखते रहता हूँ, तो वो कवर कर लेगा। कहने का मेरा मतलब यही है। इसमें ये भी है कि व्यापम भी, एमपीपीए भी जिसको बोलते हैं, वो भी कवर हो जाएगा। बाकी ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न यही है कि ब्रह्मांड है क्या। तो ब्रह्मांड जीरो से लेके अनंत तक, इसको सीधा भाषा में यही समझिए कि जीरो से लेके अनंत तक, अनंत तक। अब किसी ने इसकी परिकल्पना की है कि नहीं, ब्रह्मांड इतने साइज का है, इसका इतना व्यास है, वो ठीक है। लेकिन मेरा कहने अभी तक इस रिसर्च में अनंत ही मानेंगे, बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं मिली है। एक्यूरेट अभी किसी ने नहीं कहा है, सिर्फ एक परिकल्पना मात्र है। यानी कि किसी ने कोई साक्ष्य ले आके बोल दिया कि हाँ इतना है इसकी साइज, व्यास इतना है, बस उसी को आधार मान के हम हर पुस्तकों में पढ़ लेते हैं। तो यही है। इसके बाद अनंत भी मान सकते हैं, नहीं तो अब इसको ये भी है कि जीरो से लेके, अरे सबसे बड़ी इसकी इकाई एक, ये अब आकाशगंगा है, आकाशगंगा तक मान लीजिए। इसको हम ब्रह्मांड कहेंगे। ये दोनों परिभाषा ही ठीक है, लेकिन अपने को परिभाषा नहीं जानना है। अपने को तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू हल करना रहता है। बाकी एक बेसिक तैयार करने के लिए मैंने बता दिया। बाकी अब एनसीईआरटी में देखेंगे तो ऐसे दे रखा है कि ब्रह्मांड को पहले पृथ्वी को दिखाया, फिर सौरमंडल, फिर आकाशगंगा। अभी मैं समझा दूंगा कि आकाशगंगा क्या है, सौरमंडल क्या है, ये सब आपको। ब्रह्मांड, अब देखिए, ये तो इनका सीरीज हुआ, ये एनसीईआरटी के हिसाब से है, हम अपने हिसाब से करते हैं। पहले है ब्रह्मांड,
सबसे बड़ा सबसे बड़ा ब्रह्मांड। उसके बाद आता है मंदाकिनी। उसके बाद आता है सुपर क्लस्टर। हम सब समझाएंगे कि ये सुपर क्लस्टर क्या है, मंदाकिनी क्या है। बस थोड़ा वीडियो आराम से देखते रहिए, पेशेंस बनाए रखिए। इसके बाद मंदाकिनी। मंदाकिनी के बाद तारामंडल। इधर ही ले लेता हूँ। तारामंडल या नक्षत्र, जो हम पहले इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि वो लागत बुनी हो या बराहमिहिर हो या आर्यभट्ट हो, सबने नक्षत्र पे काम किया है, नक्षत्र पे सर्च किया है। तो नक्षत्र क्या होता है हम बताएंगे आपको। इसके बाद फिर नक्षत्र के बाद आता है सौर परिवार। सौर परिवार के बाद आता है सूर्य। सौर परिवार में सबसे बड़ा सदस्य जो है वो सूर्य ही है। इसके बाद आती है पृथ्वी। ये एक सीरीज हुआ ब्रह्मांड को। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ब्रह्मांड यहाँ है। इसको दूसरे कलर से थोड़ा वो दिखा देता हूँ। ये मैं इस वाले कलर को ले लेता हूँ। अगर ब्रह्मांड है तो यहाँ से हम यहाँ पृथ्वी तक जाते हैं। इसके बीच में क्या क्या सीरीज है, क्या क्या है, अब एस्ट्रोनॉमी में, तो उसके हिसाब से मैंने बता दिया कि सबसे पहले ब्रह्मांड, उसके बाद फिर सबसे बड़ा ब्रह्मांड, उसके बाद मंदाकिनी, फिर सुपर क्लस्टर, फिर नहीं, मंदाकिनी मंदाकिनी दो जगह हो गया है। मंदाकिनी यहाँ आकाशगंगा है, गलत मैंने लिख दिया है। यहाँ है आकाशगंगा, अपनी आकाशगंगा। यहाँ है आकाशगंगा। यही होता है कि अगर डबल पढ़ेंगे तो फिर समझ में आ जाता है। आकाशगंगा, उसके बाद तारामंडल या नक्षत्र, उसके बाद से आता है सौर परिवार। सौर परिवार में सबसे बड़ा सदस्य सूर्य, उसमें फिर पृथ्वी आती है। सौर परिवार का ही दोनों ये भाग हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए, मैं अब ब्रह्मांड का थोड़ा आपको ब्रह्मांड का साइज बता देता हूँ। ये रहा। अब ये रहा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का व्यास है 10 पावर, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है दोस्त, लेकिन हम बाद में बता देंगे आपको। नहीं नहीं, 10 पावर 5 जो है व्यास जो आता है वो आता है अपनी आकाशगंगा का। अब इसका व्यास तो नहीं पता, लेकिन हम कहीं मिलेगा तो बता देंगे आपको। अब ब्रह्मांड समझ लीजिए। अब ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे पॉकेट में करके मंदाकिनी है। कितनी मंदाकिनी है? 100 अरब मंदाकिनी। मंदाकिनी कितनी? तो 100 अरब। अब
इसके बाद एक मंदाकिनी में कितने तारे? तो 100 अरब तारे। अब इस थोड़ा कलर दूसरा ले लेता हूँ, अब दिखाना है तो। अब ये तो मंदाकिनी हो गई। ये वाला जो चीज है, ये तो मंदाकिनी हुआ। इनकी संख्या है 100 अरब। लेकिन इसके अंदर ऐसे ऐसे फॉर्म में जो है बना हुआ है, वो तारे बने हुए हैं, उनकी संख्या लगभग 100 अरब ही मानी जाती है। कोई एग्जैक्ट नहीं है, एक परिकल्पना मात्र है। किताबों में दे रखा है, हमको याद करना ही पड़ेगा। एग्जाम में वो पूछेगा, हमें वही ट्रिक लगा के आना ही पड़ेगा। अब देखिए कितना अच्छा लगने लगा, ऐसे फॉर्म में है। ये तो हुआ ब्रह्मांड। अब इसके बाद गैलेक्सी पे आते हैं। अब गैलेक्सी की आकृति ऐसी है। ऐसी फॉर्म में है गैलेक्सी की आकृति। बाकी आप अगर देखना चाह रहे हैं ऐसे में, तो मैं दिखा देता हूँ आपको इसको भी। ये रहा गैलेक्सी। गैलेक्सी। अब गैलेक्सी में 100 अरब तारे। बार बार कहने से ये होता है, आदमी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, सुनते सुनते याद हो जाता है। अपनी सबकी एक मेमोरी होती है, जिससे कि अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें ये होता है कि नहीं, आँख की भी अपनी मेमोरी है, कान की भी अपनी मेमोरी है, बाकी जो दिमाग है उसको मेमोरी बोलते हैं, तो एक मेमोरी है ही। तो आप अगर सिर्फ जैसे कि आप देखते हुए जा रहे हैं, अपना पन्ना पलट रहे हैं, देख रहे हैं, पेज देख रहे हैं, तो भी आपको याद हो जाएगा। या आप बोल बोल के भी पढ़ रहे हैं तो भी याद हो जाएगा। फिर या किसी से आप सुन रहे हैं, उससे भी याद होता है। बाकी आप उसको एक बार देखने के बाद फिर दिमाग में बैठाते हैं, तो भी याद होता है। तो ऐसे याद हो जाता है। ये हुआ मंदाकिनी। अब जो हमारी मंदाकिनी है, अब इसका मैं बता देता हूँ। ये 3 तरह की होती हैं। आक मंदाकिनी 3 आकार की होती है। एक होती है सर्पिलाकार, ये जो है सर्पिलाकार है पहली। दूसरी दीर्घवृत्तीय, दीर्घवृत्तीय बोले या अंडाकार बोले एक ही बात हुआ। और तीसरी हुई अनियमित। अनियमित सर्पिकाल, सर्पिलाकार, या इसी को स्पाइरल भी बोलते हैं।
स्पाइरल का मतलब ये होता है जो अपन जो रजिस्टर वो वाला बनवा के रबर वाला लेके आते हैं, उसके पीछे जो लगा रहता है उसी को स्पाइरल बोलते हैं। तो वैसे ही वो सर्पिलाकार या स्पाइरल है, वैसी ही आकाशगंगा है, ऐसे घूमते हुए चूड़ियों की तरह अंदर तक जाती है। बाकी जो दीर्घवृत्तीय है, ये पूरे ब्रह्मांड में 17%, अनियमित 3%, सबसे ज्यादा सर्पिलाकार। क्वेश्चन पूछ दे कि मंदाकिनी का सबसे ज्यादा आकार किसका है, तो सर्पिलाकार का है। अब देखिए, अब इसमें भी है, तो जो अपनी मंदाकिनी है उसका नाम है आकाशगंगा। आकाशगंगा, मिल्की वे या दुग्ध मेखला, तीनों नाम है उसका। मैं दूसरे ले लेता हूँ पेज, पहले बना लेते हैं इसका। मैंने इसको बना लिया, ये हमारी आकाशगंगा है। मिल्की वे, फिर दुग्ध मेखला, इसका जो ये रहा सेंटर, इसको गैलेक्टिक केंद्र बोलते हैं। मैं अभी लिख के दिखा दूंगा। ये रहा इसका व्यास, व्यास रहा 10⁵ प्रकाश वर्ष। इसको बोलते हैं गैलेक्टिक केंद्र। गैलेक्सी से ही गैलेक्टिक है, बस इतना समझ लीजिए। इसके बाद हमारा जो सूर्य है, उनको हम चमका देते हैं पीले वाले से। जो हमारा सूर्य है वो यहाँ पे है, लगभग केंद्र से, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा सा लाल से ही ले लेता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा। देखिए, ये रहा सूर्य, ये है सूर्य। इसके केंद्र और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो 30,000 प्रकाश वर्ष। ये किसका परिक्रमा कर रहा है, तो ये इसी को सेंटर मान के, अरे ये अपना पथ मान के ये सूर्य परिक्रमा कर रहा है, और जो गैलेक्टिक केंद्र है इसकी तरफ धीरे धीरे आ रहा है। इसका यही कॉन्सेप्ट आता है। कहने का मतलब ये है कि जो केंद्र से जितना दूर रहता है उतना ही नया तारा कहलाता है, मतलब कि उस वो युवा अवस्था में रहता है। और जो जितने सेंटर के पास रहता है वो उतना ही बूढ़ा या वृद्ध तारा कहलाएगा, उसी को सुपरनोवा बोलते हैं। वो क्या होता है कि धीरे 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 आके सेंटर में वो ब्लैक होल बन जाएगा। सीधा सा ए है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि अब ये यहाँ पे गति करता है, तो इसको परिक्रमा करने में 25 CR वर्ष, मतलब 25 करोड़ वर्ष में ये पूरा एक परिक्रमा करता है। इसकी गति है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड गति है। इसको ही जो ये इसका परिक्रमा पथ है, इसी को ही सौर वर्ष कहते हैं।
बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि ये मंदाकिनी जो है, इसकी इसका नाम है आकाशगंगा। वो हमारी मंदाकिनी का नाम है आकाशगंगा। इसको इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं या दूध मेखला बोलते हैं। इसके बाद इसके केंद्र को गैलेक्टिक केंद्र, इसका जो व्यास है 10⁵ प्रकाश वर्ष है। इसका इसके किनारे में, केंद्र से किनारे में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष पे सूर्य स्थित है जो परिक्रमा कर रहा है। उसके परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगेंगे। उसके उसके परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं और लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से वो परिक्रमा कर रहा है। बस इसका यहाँ तक ये मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं समझाने का फिर से प्रयास करूंगा। इसके बाद आकाशगंगा हो गया। बाकी मैं इससे पहले वाली वीडियो में बिग बैंग थियरी बिग बैंग थियरी, स्थिर अवस्था का सिद्धांत, सिद्धांत इन दोनों को बिल्कुल विधिवत बता दिया है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। थोड़ा सा मेरे सीरीज में मतलब कि यही बताना चाहिए था लेकिन नहीं बता पाया हूँ, वो पहले बता दिया हूँ। बाकी जो आपसे जो वीडियो बन के आएंगे वो आप जब पढ़ेंगे बिल्कुल सीरीज फॉर्म में है। बिल्कुल सीरीज ए टू जो भी ज्योग्राफी में घटना जैसे हुई है, मान लीजिए कि 0 मान लीजिए, अब यहाँ तक 100 तक जाएंगे। जो घटना जैसे हुई है मैंने उस हिसाब से ही वीडियो बनाना है और मैं उसी हिसाब से नोट्स तैयार किया हूँ। हाँ, मैं उस हिसाब से बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। आप देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, जो ज्योग्राफी में जो घटना जहाँ है या जो पुस्तक में जैसे फॉर्म में है उसमें मैंने और एडिट करके मैंने अपना नोट्स बनाया है, आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद वो हो गया मंदाकिनी। मंदाकिनी के बाद हम आते हैं सुपर क्लस्टर पे। मैं अब इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। अब सुपर क्लस्टर, जो सुपर क्लस्टर है ये तीन तीन मंदाकिनी का समूह है। क्या? 3 गैलेक्सी का समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। 1, 2, 3। देखिए, ये है अपनी मंदाकिनी को आकाशगंगा, सबसे नजदीकी जो है उसको बोलते हैं देवानी एड्रोमेडा। एड्रोमेडा सबसे नजदीक। इसके बाद इसका नाम है एक सुपर क्लस्टर जब बना रही तो तीसरी मंदाकिनी का तो नाम होना चाहिए ना, तो उसका नाम है NGC.M.33। इसको एग्जाम में भी पूछ लिया था कि NGC.M.33 क्या है। तो ये एक मंदाकिनी है।
इसके बाद फिर से एक और कहीं कहीं किताब में आता है। तो अब मान लीजिए कि आकाशगंगा है, तो आकाशगंगा से दूर एक यहाँ पे एक मंदाकिनी है, सिर्फ समझने के लिए। तो उसका नाम है ड्वार्फ। ड्वार्फ नवीनतम खोजी गई आकाशगंगा या मंदाकिनी। नवीनतम। अब इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। आकाशगंगा, देवानी, ड्वार्फ। अब देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये आकाशगंगा में अपन रहते हैं। इस ऊपर जो क्लस्टर बनाती है देवानी या एड्रोमेडा, NGC.M.33 को मिला के सुपर क्लस्टर बनाती है। देवानी जो है सबसे नज़दीकी मंदाकिनी है। सबसे नवीनतम मंदाकिनी जो खोजी गई है वो है ड्वार्फ। ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद आते हैं हम फिर ब्रह्मांड हो गया, आकाशगंगा हो गया, सुपर क्लस्टर हो गया, मंदाकिनी हो गया। इसके बाद आते हैं हम, पहले आएंगे तारामंडल पे आ जाते हैं। तारामंडल को थोड़ा सा समझा देते हैं या नक्षत्र को। बड़े तारों का समूह। छोटे तारों का समूह। इसकी संख्या, इसमें नक्षत्र में 27 नक्षत्र बताया गया है। तारामंडल की संख्या 88। कहीं कहीं 88 आता है, कहीं कहीं 89 आ जाता है। इसी में है सप्तऋषि। बृहत सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि। इसको उर्सा मेजर, उर्सा माइनर भी बोलते हैं। बृहत सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, इसके बाद ध्रुव तारा, तारा तारामंडल का ही भाग है। इसमें बृहद सप्तऋषि नाम से ही लग रहा है कि नहीं ये बड़ा होगा, और लघु सप्तऋषि नाम से ही लग रहा है कि छोटा होगा। लेकिन दोनों में तारों की संख्या 7। तारों की संख्या 7, इसमें तो एक ही है। ये है बृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि। एनसीईआरटी में बिल्कुल सही से समझा रखा है, दे रखा है। अब बाकी जैसे ध्रुव तारा है तो और सप्तऋषि, इन्हीं के आधार पे ये बिल्कुल पृथ्वी के नॉर्थ में हमेशा दिखते हैं। और जब आप कोई डिफेंस ज्वाइन करेंगे तो आपको ट्रेनिंग में ही इनके बारे में ज़रूर पढ़ाया जाएगा। पहले दिन से ही सिखलाया जाएगा कि वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। ट्रेनिंग में जाएंगे, एक होता है टैक्टिस विंग। जब आप जाएंगे वहाँ पढ़ने के लिए, एक सुबह का पीटी होता है, उसके बाद फिर परेड होगा, ड्रिल जिसको बोलते हैं आम भाषा में। फिर वेपन में जाएंगे, मतलब कि जहाँ हथियार की सिखलाई होती है। उसके बाद प्रैक्टिस विंग में जाएंगे, जहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। वहाँ ट्रेनिंग के मतलब कि उनका भी एक सब्जेक्ट होता है प्रॉपर।
तो वहाँ पे ही सब कुछ इन्हीं के बारे में। आपको अगर जंगल में छोड़ दिया जाता है तो आप फिर जंगल से कैसे निकलेंगे, या किसी टीम को आप लीड कर रहे हो, अब पता चला कि जंगल में आपके पास जो भी इक्विपमेंट थे, अब वो पता चल रहा है कि मान लीजिए कि जीपीएस है, वो ख़राब हो गया, मोबाइल है, टावर नहीं है, या कोई भी इक्विपमेंट है जब ख़राब हो जाता है तो फिर आप कैसे निकलेंगे वहाँ से। तो पता चलता है कोई चंद्रमा का सहारा लेता है, कोई ध्रुव तारा का। तो चंद्रमा का ये है कि 15 दिन दिखता है, 14 दिन दिखता है, 14 दिन नहीं दिखता। तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर वहाँ पे यही आता है कि ध्रुव तारा को ही आधार बना के आप दिशा का ज्ञान करेंगे, और फिर अपने अपने साथी को या अपने आप को वहाँ से जो परफेक्ट जगह या गंतव्य स्थान है या अपने सुरक्षित कैंप तक ले जाएंगे। बाकी ट्रेनिंग के बारे में तो मैं क्या बतलाऊँ, बहुत बता सकते हैं। अच्छा लगता है। जीवन का सबसे सुखी समय वो होता है, और जीवन का सबसे दुखद, मेरे को दोनों लगता है। बाकी अगर बचपन आपने जी लिया हो, बचपन की याद आ रही हो, फिर आप ट्रेनिंग में जाएंगे, वो फिर बचपन वाले दिन आ जाते हैं। क्या अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बाकी ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आते हैं, बाकी इनको फिर मैं मैप पे दिखाऊंगा। क्या है कि आगे अभी तारा जब पढ़ेंगे तो इसी में दिखा दूंगा। अब यहाँ आता है तारा, स्टार। अब तारों का निर्माण, तारों के निर्माण में निहारिका सिद्धांत काम करता है। निहारिका सिद्धांत, मैं इसको आगे बताऊंगा कि रुक जाइए दोस्तों, मैं थोड़ा सा देख लूं। देखिए दोस्त, इस पे तारों के निर्माण पे निहारिका सिद्धांत काम करता है। बाकी हाँ ठीक है, समझा ही देता हूँ, इसके बाद फिर अगला जो है। अब निहारिका बोलते किसको हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि निहारिका क्या है। तो निहारिका जो है, ऐसे धूलकण गैस तो का बादलों का संचयन व संगठन है निहारिका। यही है, सेम टू सेम ऐसे ही मिलता है आपको। गैसों का संगठन है, इसमें बादल भी रहेंगे। इसके बाद यहाँ इन्हीं के संकुचन से तारा का निर्माण होता है। तो तारा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बना देता हूँ, तारा का निर्माण। इसका क्रम समझा रहा हूँ। इसमें H2 HE, थोड़ा सा राइटिंग खराब है मेरी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, बादल व अन्य गैस मान लीजिए।
अब इसमें तारा में सूर्य जो है हमारा 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व निर्माण हुआ था। 5 से 6 वर्ष अरब पूर्व निर्माण हुआ था। जो अब गैस से जो बना ना, वो तारों का निर्माण हुआ, वो प्लाज्मा के रूप में हुआ। ये ठोस गैस, नहीं, ठोस द्रव गैस के बाद प्लाज्मा जो है वो चौथी अवस्था है, तो इसीलिए इसको प्लाज्मा ही मानते हैं। इसके बाद से ये जो प्लाज्मा अवस्था में है वो बिल्कुल युवा अवस्था में है। अब थोड़ा मैं छोटा करके दिखाऊंगा। सूर्य मान लीजिए कि नहीं, तारा ही मानते हैं, सूर्य नहीं मानेंगे, तारा मानेंगे। अब कोई तारा है, वो शुरू से मतलब कि ए टू जेड, शुरू से लेके जब उसका अंत यानी कि ब्लैक ब्लैक होल बनता है वहां तक का क्या है, कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ। तो पहले निहारिका से तारा बनता है, तारा के बाद से ये बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं लाल दानव। लाल दानव। थोड़ा इसको मैं उसी रंग से ये कर दूं, कलर कर दूं। लो भैया, लाल दानव हो गया। इंग्लिश में बोलते हैं रेड जाइंट। रेड जाइंट। अब रेड जाइंट में विस्फोट होता है, तो ये दो भाग में बनता है। विस्फोट के बाद भी पहले अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा या सुपरनोवा इसी को बोलते हैं। जो जो इस ये जो सुपरनोवा बनता है, ये बड़े तारों के समूह का है। बड़े तारों की श्रेणी मान लो। ये जो यहाँ पे ये बनता है श्वेत बामन। इसको कर देता हूँ सफेद से। सफेद तो कलर है नहीं, बस श्वेत बामन। इसके बाद श्वेत बामन के बाद बनता है एक, ये कम चमकता है। जब विस्फोट होगा कम चमकेगा। और फिर जब इसके बाद आता है तो फिर आगे बनता है काला बामन। बिल्कुल नहीं चमकेगा, चमकना बंद। इसको व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। इसको ब्लैक ड्वार्फ बोलते हैं। अब देखिए, ये तो इधर का एक सीरीज हो गया। दूसरी सीरीज अभिनव तारा वाला आता है। अभिनव तारा में फिर भी विस्फोट होता है। अब विस्फोट होने के बाद एक बनता है न्यूट्रॉन तारा। अब इसी में एक बनता है क्वेसर। फिर कहीं कहीं पल्सर भी दे रखा है, लेकिन हम क्वेसर को ही मानते हैं क्योंकि ज्यादा इन्हीं को दो को मानता है, न्यूट्रॉन और क्वेसर। फिर क्वेसर से फिर ब्लैक होल बनता है। जो आजकल सुन रहे होंगे ब्लैक होल के बारे में, आज एस्ट्रोनॉमी में सबसे ज्यादा ब्लैक होल पे ही रिसर्च हो रहा है। तो ब्लैक होल क्या है? अभिनव तारा का ही, जब अभिनव तारा का मतलब होता है
अरे अभिनव लिखना चाहिए, तो मैंने कुछ गलत लिख रखा है। सुपरनोवा, सुपरनोवा या अभिनव तारा का मतलब होता है वृद्ध तारा। अब ब्लैक होल जो होता है ना, ये इसकी अंतिम अवस्था है, तारों का अंतिम अवस्था है। इसका घनत्व बहुत अधिक हो जाता है, जैसे मैंने बताया था, उसका सिद्धांत बताया था, उम, जो सिंगुलैरिटी का, उस उसी में बताया था कि घनत्व अधिक हो जाता है। वैसे ही घनत्व अधिक हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण अधिक, द्रव्यमान अधिक। अब इसका एक चम्मच ब्लैक होल का पृथ्वी के 10 हाथियों के बराबर है, इतना सोच लीजिए। गुरुत्वाकर्षण अधिक हो जाता है। प्रकाश, इस पे मान लीजिए कि अगर हम प्रकाश कितना भी हाई वोल्टेज का डालें या कैसा भी प्रकाश डालें, जिसकी तीव्रता कितनी भी अधिक हो, उसको अवशोषित कर लेता है, रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है, अवशोषित कर लेगा। बाकी ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाल दानव क्या है, अभिनव तारा क्या है, न्यूट्रॉन तारा क्या है, ब्लैक होल क्या है, क्वेसर क्या है, श्वेत वामन क्या है, काला वामन क्या है, प्लाज्मा अवस्था क्या है। अब यहीं पे थोड़ा सा और तारों का रंग समझ लीजिए। जो तारों का रंग होता है, तो अब युवावस्था, किशोरावस्था मान लीजिए, अब वृद्धावस्था। तो अब युवावस्था में तो ज्यादा चमकेगा, तो इसका रंग होता है नीला, सफेद, लाल। नीला रहेगा, सबसे ज्यादा चमकेगा, लगभग 50,000 सेल्सियस का टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर चला जाता है। इसका 10,000, इसका 2,000 केल्विन के आसपास में रहता है इसका टेम्परेचर। ऐसे चमकने का है इसका। जो तारों का रंग है, वो पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। अब तारों का जो आकार मैंने यहाँ पे बताया था, क्या तारों का आकार जो है, आकार का निर्धारण जो होता है, वो चंद्रशेखर सीमा से होता है। अब चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो चंद्रशेखर सीमा जो है, तारों को कौन तारा बड़ा है कौन छोटा है, इसका निर्धारण करती है। तो जो सूर्य से 1.44 गुना बड़ा है, वह बड़ा तारा है, और जो छोटा है, वह छोटा तारा है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। अब बाकी इन्हीं चंद्रशेखर सीमा, और ये जो पड़ा है, वो एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो भारत के ही एक वैज्ञानिक रहे। उन्होंने 1930 में दिया था इस सिद्धांत को। और बाकी इन्होंने ही सबसे पहले ब्लैक होल की घटना बताई थी, कि घटना बताई उनका। देखिए, जैसे कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नाम है, और आज के वर्तमान जो जो विदेश मंत्री हैं, उनका भी नाम है एस जयशंकर, मतलब सुब्रमण्यम जयशंकर नाम है।
बाकी हम जो भी इसके बाद जो छूट रहा है हम कल वाली वीडियो में फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद। आप लोग स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, पेपर दीजिए।